Welcome to the business studies class. This is unit 5 and chapter, this is 5.1, organizing importance and process. संगठन, महत्व एवं प्रक्रिया. एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है और एक सशक्त संगठन अपेक्षाकृत कम क्वालिटी के उत्पाद को भी अच्छे उत्पाद की वनस्पत ज्यादा मार्केट में चल सकता है और उस अच्छे उत्पाद को मार्केट से बढ़ा सकता है. ये कहने टो के शब्द थे. जहां तक संगठन की बात है, ऑर्गेनाइजिंग, प्रबंध का पहला काम प्लानिंग कर लेने के बाद बात आती है संगठन की. संगठन बिल्कुल वही काम करता है जो शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है. आप यकीन कीजिए कि अगर शरीर में हड्डियों का ढांचा ना हो तो क्या आपका शरीर चल सकता है, दौड़ सकता है? मुझे लगता नहीं कि ये संभव हो पाएगा. तो जहां तक संगठन की अवधारणा है तो आप समझ सकते हैं कि नियोजन करने के बाद, प्लानिंग कर लेने के बाद महत्वपूर्ण कदम होता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन का. जो संगठन की जो अवधारणा है उससे आप समझ गए होंगे. अब हम बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की कि संगठन का क्या अर्थ है और क्या इसकी परिभाषाएं दी जा सकती हैं. तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ defining and grouping of activities of an enterprise and establishing authority relationship among them. यहां हैने ने कहा कि किसी समान उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन है वही संगठन कहलाता है. ये हैने के शब्द थे. और अगर हम आगे बात करें कि विशेषताएं क्या हैं, प्रकृति क्या है संगठन की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है परिभाषा देने के बाद, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कार्य विभाजन से है, डिवीजन ऑफ वर्क. संगठन में काम जो है वो बांट दिया जाता है. किस आदमी को क्या काम करना है वो तय होता है और हर व्यक्ति संगठन में जब अपॉइंट किया जाता है तो उसे तय रहता है कि उसे क्या काम करना है. तो काम बढ़ जाता है. हर व्यक्ति संस्था के जो उद्देश्य हैं उनके लिए एकीकृत प्रयास करते हैं और अंततः परिणाम होता है उस संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति. तो दूसरा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज समन्वय, कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना चाहिए. और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब संगठन में अलग अलग पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें आपस में अच्छा तालमेल हो. और अच्छे तालमेल जो है वो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं. दे आर beneficial to achieve those objectives. And the third characteristics of organizing is अनेक व्यक्ति, plurality of persons. यहां पर बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं. ये कोई एक आदमी का काम होता नहीं है. अब जब अनेकों व्यक्ति होंगे उनमें आपस में जो तालमेल है वो अगर बेहतर होगा तो संस्था के जो उद्देश्य हैं, वो संस्थागत उद्देश्य उनको प्राप्त करने में आसानी होती है. तो अनेक व्यक्तियों से यहाँ ये भी मतलब रहता है कि अनेक व्यक्तियों का समूह होता है और वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं. चौथा जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स.
एक बिजनेस एंटरप्राइज व्हेन इट इज इन functional order, they all have the same objective, they have the common objective, and every department for that matter, उस संस्था के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो क्रय डिपार्टमेंट हो, क्रय विभाग हो, विक्रय विभाग हो, उत्पादन विभाग हो, उन सबको मालूम रहता है कि उनका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, एंड दे हैव ऑल दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव, और उनकी जो एफर्ट्स होती हैं वो एकीकृत होती हैं, यूनाइटेड होती हैं, and as a result they can achieve whatever targets the company, the organization, the enterprise have fixed for them. Then finally, संगठन प्रबंध का एक यंत्र है. Organizing is a machine of management. ये बिल्कुल जैसे मशीन के कल पुर्जे होते हैं कि कौन सी जगह पे एक्सल है, कौन सी जगह पे व्हील है, कौन सी जगह पे डायनमो है, तो जो चीज जहां पे होनी चाहिए मशीन के अंदर, किसी ड्राइविंग मशीन के अंदर, अगर वो चीज वहां से लैक करे, वहां मिस करे, तो आप जानते हैं कि वो व्हीकल चलता नहीं है. तो एज सच ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्रबंध का एक यंत्र है, मशीन है, और मशीन के अगर सब कल पुर्जे अच्छे से काम कर रहे होंगे तो मशीन चलती रहेगी, और अगर कोई कल पुर्जा छोड़ जाए तो मशीन रुक जाती है. तो इन टोटलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजिंग की, यू मस्ट हैव फॉलोड. एंड नाउ लेट अस प्रोसीड टू इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. संगठन का महत्व. अब बात जब महत्व की आती है तो यहां पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. विशिष्टीकरण के लाभ मिलते हैं. देखिए, जब भी कोई संस्था, बिजनेस एंटरप्राइज, व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक, व्हेन इट इज फंक्शनल, उसमें जो स्पेशलाइज्ड आदमी होते हैं, वो पर्टिकुलर काम, कोई पोस्ट है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड आदमी की ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट की जाती है. और इसका नतीजा क्या होता है कि जो स्पेशलाइजेशन है उससे काम तेजी से होता है और काम सही होता है, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है. नतीजा होता है उस संस्था का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, और उन विशिष्टीकरण के लाभों का फायदा संस्था को मिलता है, और जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बेहतर क्वालिटी के होते हैं और मार्केट में जाकर धूम मचाते हैं. दूसरी बात, क्लैरिटी इन वर्किंग. यहां कार्य संबंधों की स्पष्टता रहती है. Clarity in working relationship, rather what should I mention. संगठन कर्मचारियों के बीच में जो संबंध हैं उनको स्पष्ट करता है, और सबको मालूम रहता है कि किसको क्या काम करना है. क्रय विभाग जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज करेगा, जो विक्रय है वो उसको बेचेगा, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सभी फॉर दैट मैटर एवरीबडी नोज के उन्हें करना क्या है. इसका फायदा संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में नतीजतन बहुत बेहतर मिलता है. थर्ड वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. यहां पर जितने भी संसाधन होते हैं उनका बेहतर उपयोग होता है. कैसे होता है कि जब हर आदमी, जो स्पेशलाइज्ड आदमी है, वो काम कर रहे होते हैं तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है. कुल काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में बांट दिया गया होता है, और हर कर्मचारी जो है वो जानता है कि उसे क्या करना है. तो जितने भी आपके
वहां पर संसाधन है, माल, मशीन और जो आपके पास मानव शक्ति है, उनका बेस्ट यूज होता है। और जब हर चीज का बेस्ट उपयोग होगा तो परिणाम संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में और उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसका इन टोटलिटी फायदा मिलता है उस संगठन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस एंटरप्राइज को। चौथी बात, एडेप्टेशन टू चेंज। यहां बात होगी परिवर्तन में सुविधा। संगठन उस संस्था को एक ऐसी दिशा में ले जाती है, ऐसी योग्य बना जाती है कि लेट अस से कोई कर्मचारी बीच में छोड़कर चला जाता है, लेट अस से फॉर दैट मैटर किसी बिजनेस एंटरप्राइज का मैनेजर जो है वो अपने पद से वहां से चला जाता है, किसी कारण से नौकरी छोड़ देता है, तो वहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं पहले से, उन्हें मालूम होता है कि उस पर्टिकुलर मैनेजर के क्या क्या काम थे। वो बड़ी आसानी से उस काम को, जो नीचे से उस लेवल का आदमी जब प्रमोट करके उस मैनेजरियल पोस्ट पे लाया जाता है, तो जूनियर को पहले से ही पता रहता है कि बॉस क्या क्या काम कर रहा था, एंड फॉर दैट मैटर whosoever he or she may be, तो वो अडाप्ट कर लेते हैं उस चेंज को और बड़ी आसानी से कंपनी का काम जो है, संस्था का काम, वो बड़ी आसानी से स्मूथली चला रहता है। इससे कंपनी के उद्देश्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आती और जो उद्देश्य हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। देन वी हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर बात हो रही है प्रशासन की, प्रभावी प्रशासन की बात हो रही है, और देखा जाता है कि प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जो मैनेजर्स होते हैं उनमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन अगर संगठन में हर व्यक्ति को मालूम हो कि उन्हें उस पर्टिकुलर आदमी के आदेश मानने हैं, तो वहां पर कोई दुविधा की स्थिति रहती नहीं है, और जो आपका प्रशासन है वो प्रभावी तब भी ज्यादा बनता है जब एक ही बॉस है और आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि हमें ये दिशा निर्देश हैं, वो उन दिशा निर्देशों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम देते हैं, और नतीजा आपके जो संगठन है उसके उद्देश्य बड़ी आसानी से पूरे होते हैं और कामयाबी मिलती है संस्था को। छठी बात जो यहां पर डिस्कस की जाएगी, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यहां पर जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका भी विकास होता है। कैसे होता है, बात करें। अधिकार अंतरण की प्रक्रिया के द्वारा डेवलपमेंट होती है कर्मचारियों की। अधिकार अंतरण के अंतर्गत डेलीगेशन दी जाती है यहां पर अथॉरिटी की, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से जो किसी मैनेजर के अंडर आदमी काम कर रहा होता है, जब आप उसे कोई काम सौंपते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, तो ध्यान रहे कि यहां पर अधिकारों को पर्याप्त मात्रा में अगर दे दिया जाए तो सामने वाला आदमी जो है उस काम को बखूबी निभा सकता है। अगर आप सिर्फ काम देंगे, अधिकार नहीं देंगे, तो वो काम शायद अच्छे से संपन्न ना हो, and that will be an hindrance. But when you will give him enough of the delegation of authority, then that person can do his work rightfully, और वो संस्था के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। And finally, expansion and growth. उस कंपनी की विकास भी होता है और विस्तार भी होता है। जब संस्था में सभी चीजें सुचारू रूप से काम कर रही हों, सभी व्यक्ति जो हैं,
तो वो संस्था जो है उसकी एक्सपेंशन भी होती है। जब आप संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के सभी व्यक्ति मिलजुल कर काम करते हैं तो व्यवसाय जो है वो फलता फूलता है और उसका विस्तार भी संभव है और सभी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी विकास होता है। तो इन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद इन टोटलिटी अगर मैं कहूं कि क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या हुआ, तो ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि एक संगठन में अगर सभी चीजें सही पाई जाएं, सही समय पर सही व्यक्ति को अगर चुन लिया जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे शरीर में आपकी हड्डियों का ढांचा होता है। और अगर ढांचा जो है बिल्कुल सही है, कहीं से भी कोई हड्डी टूटी नहीं है, तो आपका शरीर अच्छे से चलने में कामयाब होता है। और अगर कोई फॉर दैट मैटर किसी पार्ट में शरीर के अगर फ्रैक्चर आ जाए तो शरीर जो है वो ठीक से चल नहीं पाता। तो आज के इस टॉपिक में यही बात करनी थी मुझे आपसे। आई होप कि यू मस्ट हैव फॉलोड द थिंग्स। बात ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, बात ये है कि आप उसे क्यों करना चाहते हैं। तो आप निरंतर प्रयास करते रहें और ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं ऑनलाइन, इनका आनंद लेते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।